गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो अपनी क्लास होगी वो होगी व्यापार चक्र के कारणों पर होगी। जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि व्यापार चक्र क्या होते हैं और उनके मुख्य शब्दावलियाँ कौन कौन सी होती है। विद्यार्थियों, आर्थिक उतार चढ़ाव के कारणों पर अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपने विचार प्रकट किए हैं और इस संबंध में व्यापार चक्रों के कई सिद्धांत भी प्रतिपादित किए गए हैं। मोटे तौर पर व्यापार चक्र के कारणों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है बाह्य कारक है, एक्सटर्नल कॉजेज है, जो अर्थव्यवस्था को बाहर से प्रभावित करते हैं, जैसे युद्ध है, क्रांति हो गई, चुनाव हुए, सर्वर्ण या अन्य कोई मेटल की कहीं पर खोज हो गई, जनसंख्या की वृद्धि दर, जनसंख्या का विभिन्न देशों के बीच में अंतर्गमन, नए भू क्षेत्रों का या आर्थिक साधनों की खोज, वैज्ञानिक आविष्कार, टेक्नोलॉजिकल प्रगति, खोज, ये ऐसे कारक हैं जिनको बाह्य कारक के तौर पर माना जाता है। अगर इनमें से किसी में हलचल होती है तो अमूमन अर्थव्यवस्था भी जरूर किसी न किसी प्रकार से प्रभावित होती है। विद्यार्थियों, जो हमारे अर्थशास्त्र के लिए और हमारे अध्ययन के लिए जो महत्वपूर्ण है वो कारक द्वितीय प्रकार के कारक या आंतरिक कारक है, जो ज़्यादा हमारे लिए मायने रखता है और हम इसी पर फोकस करेंगे, क्योंकि बाह्य कारणों पर ज़्यादा नियंत्रण या कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर हम प्रबंधन के द्वारा अर्थव्यवस्था के अप्स एंड डाउन्स को या उसकी मंदी या तेजी को हम नियंत्रित करना चाहें तो हमारे पास बाह्य कारकों को कंट्रोल करने के लिए बहुत असीमित सामर्थ्य होता है। हम आंतरिक कारणों के प्रबंधन के द्वारा ही, उनके उपाय से ही हम अर्थव्यवस्था पर उसको संतुलन के रास्ते पर ला सकते हैं। इसलिए आंतरिक जो कारक है उसमें हुआ सबसे महत्वपूर्ण है मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन हुआ या समग्र मांग में परिवर्तन हुआ। समग्र पूर्ति है, एग्रीगेट सप्लाई है, उसमें परिवर्तन हो रहा है। गुणक व त्वरक की जो अंतर क्रिया है या जिसे सुपर गुणक की क्रिया भी कहते हैं, ये अब अगर उत्पन्न होने से कोई प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है तो ये ऐसे कारक हैं जो अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्रों को जन्म दे सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यह सर्वविदित है कि वर्तमान युग में विकसित व विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को अनेक बाह्य व आंतरिक कारक प्रभावित करने लगे हैं। भूतकाल में हम देखें या ज़्यादा भूतकाल भी बात नहीं है, वियतनाम युद्ध है, खाड़ी युद्ध है, उसने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को काफ़ी सीमा तक प्रभावित किया था। क्यों किया था? क्योंकि इनके जो युद्ध से या जो खाड़ी युद्ध हुए उनसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था का काफ़ी जो मुद्रा है यहाँ पर खर्च हो गई और वहाँ की अर्थव्यवस्था उससे प्रभावित हुई थी। क्रूड तेल के भाव ने 1973 व 1979 में भारी वृद्धि होने से तेल के जो आयातक देश थे, जिनमें भारत भी प्रमुख देश आयातक देश माना जाता है क्रूड ऑयल का, उनकी अर्थव्यवस्थाएं काफ़ी डिगमिगा गई थी और उनमें लागत जन्य मुद्रास्फीति या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का शुरुआत हुई थी। जो स्टैगफ्लेशन की अवधारणा उस समय पूरे विश्व में व्याप्त हो गई थी। चुनावी वायदे हो या चुनाव के समय अर्थव्यवस्था पर तत्कालिक दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं। विशेषतः सरकारी व्यय के बढ़ने से राजकीय घाटा बढ़ता है, जिससे मुद्रास्फीति के दबाव बढ़ते हैं। जनसंख्या की वृद्धि व इसके विभिन्न देशों के बीच आवास प्रवास के मांग पर असर करता है। वैज्ञानिक अनुसंधान व खोज से भी उत्पादन बढ़ने की नई संभावनाएं उत्पन्न होती है। विद्यार्थियों, व्यापार चक्रों को प्रभावित करने वाले कारकों को हम मुख्यतः समग्र मांग में परिवर्तनों, जो कि जेएम केन्स के अनुसार है। जेएम केन्स ने किस पर फोकस किया विद्यार्थियों? कि समग्र मांग में परिवर्तन से अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं उस पर जेएम केन्स ने विशेष ध्यान दिया है। जबकि अन्य जो अर्थशास्त्री है, सैमुअलसन है, हिक्स है, उसने गुणक और त्वरक के जो मिले जुले प्रभाव है और जिनको सुपर गुणक कहा जाता है। क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? सुपर गुणक। ये सुपर गुणक की जो अवधारणा है उसका व्यापार चक्रों में जो प्रयोग है किसने किया?
शेमिल्सन व हिक्स ने। उस पर प्रकाश डाला जाएगा। केन्स जो है वो उन्होंने समग्र मांग पर फोकस किया। शेमिल्सन व हिक्स के विचारों को व्यापार चक्र के विश्लेषण में काफी महत्व ज़्यादा दिया जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने व्यापार चक्र के सिद्धांत में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इस दिशा में भी आगे प्रगति जारी है। हम प्रारंभिक विवेचन में केन्स, शेमिल्सन व हिक्स के विचारों के आधार पर व्यापार चक्रों के कारकों पर क्रमिक रूप से प्रकाश डालते हैं। जेम केन्स है, उन्होंने कहा कि समग्र मांग के परिवर्तन ही अर्थव्यवस्था पर प्रभाव उत्पन्न करते हैं। उसमें या तो अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेंगे या उसे विमंदित कर देंगे। ऐसी स्थिति समग्र मांग में परिवर्तन होने से उत्पन्न होती है। जॉन मेनार्ड केन्स के अनुसार ये डायग्राम है विद्यार्थियों। इसमें जो है वाई एक्स है, इस पर कीमत स्तर है, एक्स एक्स है उस पर वास्तविक राष्ट्रीय आय है। जो इसके अंदर सबसे AD0 ये वाली जो रेखा है, ये रेखा है, ये समग्र मांग को इंडिकेट कर रही है, उसको बता रही है। अब इसको जो अल्पकालीन शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई जो ये वाला है, ये अल्पकालीन पूर्ति वक्र है, समग्र पूर्ति वक्र है। इसको P बिंदु पर काट रहा है जहां पर आय का स्तर OY आय का स्तर हो गया है और जो कीमत स्तर PY कीमत स्तर हो गया है। P बिंदु पर संतुलन पर विद्यार्थी में फिर आपको बता रहा हूँ कि P बिंदु पर प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु है। जैन मेनार्ड जो केन्स का विश्लेषण है उसके अनुसार इसमें अल्पकालीन समग्र पूर्ति वक्र समग्र मांग वक्र को P बिंदु पर काट रहा है, लेकिन कई कारकों की वजह से हो सकता है उपभोग में परिवर्तन से, हो सकता है निवेश में परिवर्तन से, हो सकता है सरकारी व्यय में परिवर्तन से, हो सकता है आयात या निर्यात में परिवर्तन होने से जो समग्र मांग है वो उच्च स्तर से कम होकर AD1 के स्तर पर अगर आ जाती है तो नया संतुलन अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होगा जो व्यापार चक्र की स्थिति उत्पन्न कर देगा। जो अगर इस प्रकार की व्यवस्था होती है, परिवर्तन हो जाता है उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय या आयात निर्यात में, तो AD1 का नया स्तर प्राप्त होता है जो पहले वाले अल्पकालीन समग्र पूर्ति वक्र को P1 बिंदु पर काट रहा है। यहाँ पर आय का स्तर है, OY1 आय का स्तर है और P2Y1 समग्र कीमत स्तर है जो कि पूर्ण रोजगार स्तर YF का विद्यार्थी क्या है, ये पूर्ण रोजगार स्तर है जहाँ पर अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है और नया संतुलन P1 पर स्थापित हो जाता है। P1 पर स्थापित होने से अर्थव्यवस्था काफ़ी निम्न स्थिति में आ जाती है, रोजगार का स्तर कम हो जाता है, कीमतें कम हो जाती है, अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त मांग उत्पन्न हो जाती है, अतिरिक्त उत्पादन क्षमता उत्पन्न हो जाती है और एक रिसेशन वाली स्थिति यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से बताया गया है। थैंक यू विद्यार्थी।